नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण एवं शहरी जीवन, अध्याय 9, हमारा गौरव, जो कि कक्षा 6 की पुस्तक है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी के कोर्स को देख लेते हैं। ये सवाल गूंजने दीजिएगा, अगर अपना दुश्मन मैं खुद ना होता तो आज क्या होता। ये सवाल गूंजने दीजिएगा अपने आप के अंदर, ठीक ना, कि अगर अपना दुश्मन मैं खुद ना होता तो आज मैं क्या होता। ठीक, सभी लोग अपना दुश्मन खुद होते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, ठीक ना। जैसे कि अभी पढ़ाई करना है और हम लोग क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, तो अपना दुश्मन कौन हुआ, हम ही खुद होते हैं, ना कि हमें दूसरा कोई तो सुलाने नहीं आता है, ठीक ना। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्रों का जीवन कैसा होता है और शहर के क्षेत्र का जीवन कैसा होता है वो जानेंगे। आतिफ, आतिफ का गांव। गर्मी की छुट्टी में आतिफ अपने गांव आता है। ठीक, उसे साप्ताहिक बाजार में तरह तरह की सब्जी, साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में एक दिन जो बाजार लगते हैं, उसमें तरह तरह की सब्जी, फल फूल और अन्य सामानों की बहुत सारी दुकानें देख खूब आनंद आ रहा था, ठीक ना। वो सब्जी का, फल फूल का और अन्य तरह तरह की दुकानों को देख करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। उसने अपने दोस्त साजिद से कहा कि शहर में एक ऐसी जगह है, शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ एक ही छत में के नीचे ये सारी चीजें मिल जाती है। देखिए, गांव में क्या है, अलग अलग जगह पर है, लेकिन शहर में एक ही छत के नीचे सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। ऐसा कह रहे हैं कौन, आतिफ। किससे कह रहे हैं, साजिद से कह रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त साजिद से। अब देखिए, कृषि में गहनता। आज हम अपने आसपास लोहे से बनी अनेक वस्तुओं, लोहे से बने अनेक सामान, वस्तुओं और औजार देखते हैं, ठीक ना, जिनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। जो भी लोहा के सामान होते हैं उसे हम अलग अलग कामों में उपयोग करते हैं, विभिन्न कार्यों में, अलग अलग कामों में उपयोग करते हैं। कृषि से लेकर मतलब खेती बाड़ी से लेकर के भवन निर्माण तक का काम लोहे के बिना संभव नहीं है। अगर खेती से लेकर के एक बड़ा सा भवन भी बना रहे हैं, बड़ा सा महल भी बना रहे हैं, बड़ा सा घर भी बना रहे हैं, तो हमें औजार की आवश्यकता पड़ती ही है, लोहा का सामान का आवश्यकता पड़ता ही है, ठीक है। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन के में एक क्रांति ला दिया, ठीक है। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ कि एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा वर्ष पूर्व से हो रहा है। ठीक, कब से हो रहा है भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। अब हल के फाल लोहे के बनाए जाने लगे, ठीक ना। अब क्या होने लगा कि जो हल चलते थे, हल के जो फाल होते थे, जो मिट्टी को खोदते हुए जाते हैं, ठीक ना, तो वो क्या के बनने लगे, पहले लकड़ी के ही होते थे तो ज़्यादा गड्ढा तक नहीं जा पाता था, ठीक ना। अब फिर बाद में क्या हुआ, लोहे के जब बनने लगे फाल, तो लोहे के फाल बनने से खेतों की जुताई अधिक होने लगी और पैदावार भी बढ़ने लगा, जिसके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब सिंचाई की सुविधा, मतलब जो पानी सिंचाई करते हैं हम लोग खेतों में। कृषि, खेती की पैदावार में वृद्धि मतलब बढ़ोतरी से लोग एक जगह स्थायी रूप से बसते गए। अब एक लोगों को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले क्या करते थे, सबसे पहले कि शिकार करते थे, तो वहाँ के जो पशु पक्षी खत्म हो जाते थे या वहाँ के फल फूल खत्म हो जाते थे तो वे दूसरी जगह जाते थे। तो अब तो कृषि कार्य शुरू हो गई थी, तो उसका देखभाल भी करना पड़ता था और उन्हें अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, जिसके कारण वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने लगे, ठीक ना, वे अस्थायी रूप से एक ही जगह पर बसने लगे। और यह एक गाँव के रूप लेता गया और एक गाँव के जैसा बनता गया। राजा और उनके राज्य के लिए भी गाँव महत्वपूर्ण होते थे, राजा और उनके राज्य के लिए भी गांव महत्वपूर्ण होते थे, ठीक ना। पर यहाँ राजा किसानों के कुल उपज
का एक निश्चित भाग कर के रूप में वसूल करता था। क्या करता था राजा? किसान का जो उपज होता था, मान के चलिए 10 बोरी उसका धान हुआ, ठीक है, तो राजा क्या कर देता था कि 5 बोरी ले लेता था या 4 बोरी, 3 बोरी, कुछ ना कुछ कर के रूप में वसूल लेता था, ठीक है। अतः राजस्व में वृद्धि के लिए राजस्व में राजा अपनी वृद्धि के लिए कृषि का विकास जरूरी था। अगर कृषि खेती बाड़ी अच्छी से होती, कृषि कार्य अगर अच्छी से होती, तो राजस्व मतलब इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी भी बढ़ता, राजा का संपत्ति भी बढ़ता था, ठीक ना। जितना ज्यादा खेती अच्छे से होती थी उतना ज्यादा राजा की धन भी बढ़ती थी। राजकीय स्तर पर सिंचाई के लिए नहरें, कुआं, तालाब और जलाशय बनवाए जाने लगे। इसीलिए क्या किया, राज्य स्तर पर सभी राज्यों में क्या किया गया, सिंचाई के लिए, खेत में पानी सिंचाई करने के लिए, पटाने के लिए नहरें, कुआं, तालाब और जलाशय बनवाए जाने लगे। इन संसाधनों के प्रयोग होने से, जैसे ही इन संसाधनों का प्रयोग किसानों ने किया, उससे क्या हुआ कि पैदावार में और ज्यादा वृद्धि होगी, पैदावार और ज्यादा बढ़ गया, होने लगी, और ग्राम धीरे धीरे समृद्ध होते गए, और गांव क्या हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, समृद्ध हो गए, ठीक ना। ठीक। क्या क्या से किसानों को समृद्धि हुई? एक तो लोहे का जब खोज हुआ, दूसरा एक संसाधन अच्छा मिलने लगा सिंचाई करने का, ठीक ना। आगे चलिए, गांव के निवासी, गांव में कृषक के अलावा, गांव में किसान के अलावा और क्या क्या रहते हैं, कुम्हार रहते हैं जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, ठीक ना, बढ़ई रहते हैं जो क्या करते हैं, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, लोहार जो लोहा के सामान बनाते हैं, बुनकर जो बुनने वाले, शिल्पकार, ठीक ना, ये साथ साथ रहने लगे, और ये क्या करने लगे, साथ साथ रहने लगे, ठीक, जिससे गांव में आवश्यकता की सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगी, ठीक है। अब एक ही गांव में कुम्हार भी है, बढ़ई भी है, लोहार भी है, सभी लोग हैं, तो सभी सामान आसानी से मिल जाते थे, किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने की आवश्यकता थी, ठीक। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के लोगों के गांवों में प्रायः 3 तरह के लोग रहते थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, जैसे कि ये भारत का मानचित्र है मान के चलिए, ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इस कितने प्रकार के लोग रहा करते थे, 3 तरह के लोग रहते थे, बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन कर्मकार, ठीक ना। एक बड़े किसान जिसके पास हमने पढ़ा था कि जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन होते हैं, मतलब 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन होते हैं, ठीक है। और छोटे किसान जिनके पास बहुत कम जमीन होते हैं, जो केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। और भूमिहीन किसान कौन होते हैं, जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं होते हैं, वे मजदूरी किया करते हैं बड़े किसानों के खेतों में, या वे क्या करते हैं, जब कृषि कार्य नहीं होती है, खेत में काम नहीं होती है, तो वे एक जगह से दूसरी जगह अपने आय के लिए, कमाई के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, विस्थापन होते हैं, है ना। आगे, उत्तर भारत के गाँव में जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वह गांव का प्रधान होता था, ठीक है ना। जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन होता था उसको क्या किया जाता था, गांव का प्रधान बना दिया जाता था। वह ग्राम भोजक भी कहलाता था, और वह क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कर भी वसूलते थे, अच्छा, वे कर भी वसूलते थे, उसका उतना जमीन है, उतना अनाज भी हो रहा है, फिर भी वो दूसरों से कर भी वसूलता था, ये तो गलत बात है, ठीक ना। ये कभी कभी न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। ये क्या करते थे, न्याय का काम करते थे। किसी 2 पक्षों में यदि लड़ाई हो रहा है तो दोनों का निपटारा किया करते थे, लड़ाई का निपटारा किया करते थे, ठीक ना। तो न्याय भी किया करते थे और पुलिस के जैसा भी काम किया करते थे। यह पद अनुवांशिक होता था, ये वंशानुगत चलता था। इनकी जमीन पर मजदूर और दास काम करते थे, ठीक है ना, मजदूर काम करते थे, दास काम करते थे। छोटे किसानों को गृहपति कहा जाता था, और छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी वे दूसरों की जमीन पर काम करते थे। यह मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे। छोटे किसान के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ठीक ना, वे क्या करते थे, दूसरों की जमीन पर काम किया करते थे, ठीक, मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे, है ना। तमिल क्षेत्र में बड़े किसानों को वेल्लला कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था, वेल्लला कहा जाता था, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं, और यहाँ आपके जो उत्तर और दक्षिण भारत में उत्तर भारत में क्या कहा जाता था, बड़े किसानों को उसे भोजक या ग्राम प्रधान कहा जाता था, ठीक ना। और वही तमिल में क्या कहा जाता था, वेल्लाला कहा जाता था, ठीक। इनके पास गांव की अधिकतर भूमि थी, उन्हीं से किसान वर्ग बना था। वेलालाओं को शासकों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, मतलब जो शासक राजा के जैसा उनको अधिकार मिल गया था, ठीक है ना। साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था। साधारण जो हल चलाने वाले होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनवार कहा जाता था, उनवार, ठीक। भूमिहीन मजदूर को कैडेसियर कहा जाता था। जो भूमिहीन, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कैडेसियर कहा जाता था, कैडेसियर, ठीक, कैडेसियर कहा जाता था। जिनकी स्थिति लगभग गुलामों की तरह थी। पेरियर लोग भी खेतीहर मजदूर थे। पेरियर लोग भी क्या थे, खेतीहर मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे। लेकिन पेरियर लोग क्या क्या करते थे, पशु का खाल का काम क्या करते थे, और चर्म मतलब वही हो गया, पशु का खाल के बारे में कहा जा रहा है, उसका काम करते थे। पुलियन लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। पुलियन लोग क्या करते थे, रस्सी की चारपाई बनाते थे, ठीक ना। ये बातों का आपको याद रखना है। वेलाला किसको कहा जाता था, तमिल में बड़े किसानों को कहा जाता था, ठीक है। और उनवर किसे कहा जाता था, हलवाहों को, जो हल चलाते थे। कैडिसियर किसे कहा जाता था, जो भूमिहीन मजदूर होते थे, ठीक है। और पेरियर किसे कहा जाता था, खेतीहर मजदूर को कहा जाता था, जो कि पशु का खाल और चमड़े की काम करते थे। और पुलियन किसे कहा जाता था, रस्सी की चारपाई बनाते थे उन्हें, ठीक। आगे,
वेल्लला कृषि कार्य के अलावा अन्य कौन से कार्य करते होंगे और क्या काम करते होंगे? फिर कुछ व्यापार भी करते होंगे क्योंकि सारा जो काम है वो तो मजदूर ही कर देते थे होंगे, उनके पास समय भी बचता था होगा, है ना? आगे देखिए, शहरों का विकास। अब शहरों का कैसे विकास हुआ वो देखते हैं, ठीक है? हाँ, शहरों का विकास। लोहे के प्रयोग से सबसे ज़्यादा लाभ यह हुआ कि नदी, घाटियों से दूर भी बस्तियों की स्थापना हुई। लोहे का जब प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ? नदी से दूर बस्तियों का स्थापना होने लगा, ठीक ना? अन्यथा लोग ज़्यादातर नदी के पास ही रहा करते थे, ठीक? वहाँ उनको सारा सुविधा होती थी। इन शहरों की संख्या भी कांस्य युगीन शहरों से ज़्यादा हुई, ठीक? इन शहरों की संख्या भी कांस्य युगीन शहरों से ज़्यादा हुई। इसका निरंतर विकास होता गया, ठीक? इनका निरंतर विकास होता गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहर बनते गए। यात्रा विवरण, कहानियाँ, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व वस्तुओं के माध्यम से हम विभिन्न शहरों की बनावट तथा वहाँ के लोगों के रहन-सहन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये इस दृश्यों से आप जान सकते हैं कि कैसे रहते थे लोग, कैसा पहनावा ओढ़ावा था, ठीक ना? पहना-ओढ़ना कैसा था, ठीक है? ये सब आप जान सकते हैं, ठीक है ना? संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, यहाँ जो चित्र आपको दिख रही है, ठीक? आगे। प्राचीन नगरों की मूर्ति कला हमें आज भी आकर्षित करती है। प्राचीन नगरों, जो पुराने नगर हैं, उनमें जो मूर्ति का जो कला बनाया गया है, मूर्ति जो बनाया गया है, वो हमें आज भी आकर्षित करती है अपनी ओर। मूर्तिकार कलात्मक ढंग से मूर्तियाँ उकेरते हैं। मूर्तिकार जो होते हैं वे कलात्मक ढंग से क्या करते हैं? मूर्ति को बनाते हैं। जैसा आज हम झारखंड में देखते हैं कि मल्हार, ठीक है? एक ऐसी जाति है जो मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्तियों को ढाँचा में ढालकर आग से पका देते हैं और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक? झारखंड में एक मल्हार जाति है जो कि क्या करता है? मिट्टी से एक मूर्तियों का आकार, मूर्तियों का ढाँचा में ढाल देता है, ठीक है? और उन्हें पका करके उन्हें बेचते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। प्राचीन नगरों की इमारतें सुंदर और मनमोहक होती थी। प्राचीन नगर की जितनी भी इमारतें, घर, जो जितने भी भवन हैं, वो बड़ी आकर्षक होती थी, ठीक ना? बड़ा सुंदर होता था। अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में वलयकूप पर्याप्त हुए हैं। अवशेषों की जब खुदाई होने लगी तो दिल्ली में क्या पाया गया? दिल्ली में वलयकूप मतलब स्विमिंग पूल शायद प्राप्त हुआ, ठीक है? जिसकी आकृति आज के रिंग कुएं जैसी थी। आज के जो रिंग कुएं होते हैं वैसा था वह, ठीक है? क्लियर है? पुरातत्ववेताओं के अनुसार वलयकूप का उपयोग गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। अच्छा, स्विमिंग पूल नहीं, ये गुसलखाने मतलब बाथरूम के लिए या नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था, ठीक है? आज के रिंग कुएं के जैसा, ठीक ना? आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। आम घर में उनके अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि ये घर लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों और छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों, ठीक? जो आम आम लोगों के जो घर होते थे, उनका अवशेष बहुत कम मिला है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं होते थे, वे लकड़ी के, मिट्टी के, ये सब के बने होते थे होंगे, तो वो वे नष्ट हो गए। लेकिन जो पैसे वाले थे या जो विकसित लोग थे, वे इस तरह से मूर्ति मतलब इमारतों को बनाए हुए थे कि आज तक भी वह है, ठीक है? जिसे हम देख सकते हैं, ठीक ना? और उसका अवशेष भी मिलता है। प्राचीन शहरों की जानकारी हमें नाविकों और व्यापारियों के यात्रा विवरणों से प्राप्त हुए। प्राचीन पुराने जो शहर हैं, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? नाविकों, जो नाव चलाते हैं, जो नाव से व्यापार किया करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक ना? उससे मिलती है। जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे देश में जाते हैं, व्यापार करने के दृष्टि से क्या करते हैं? दूसरे देश में जाते हैं। जब लोग व्यापार करते थे तो निश्चित रूप से वह सिक्कों से परिचित थे, ठीक ना? जब व्यापार कर रहे हैं मतलब ये तो निश्चित है कि वो सिक्कों से परिचित थे, सिक्के के बारे में जानते थे, ठीक ना? यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये दिल्ली में मिला वलयकूप। देखिए दिल्ली में इस तरह का एक वलयकूप मिला है, ठीक ना? ओके, सिक्के कैसा हुआ करते थे देख सकते हैं आप लोग, ठीक? सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता था। सिक्कों के आधार पर जिसके पास जितना ज़्यादा सिक्का होता था वह उतना संपत्ति वाला होता था। संदैव मोहरे अधिकांश सेल खड़ी से बनी होती थी। जो सैंधव मोहरे जो होती थी वो अधिकांश क्या से बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी, ठीक है? कांच की मिट्टी से गोमेद से चाट पत्थर तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरे भी मिली है, ठीक है? ओके, आगे। देसलपुर से तांबे की बनी मोहरे मिली है। देसलपुर से तांबे की बनी हुई मोहरे मिली है। आहत सिक्के को प्राचीनतम सिक्का समझा जाता है। आहत एक सिक्का है जिसे प्राचीनतम पुराना सिक्का समझा जाता है, ठीक ना? ये सिक्के सोने और चांदी के बने होते थे। सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत कर बनाया जाता था, मतलब आहत इस तरह से आहत करके बनाया जाता था, ठीक ना? मतलब इसमें चोट दे करके, ठीक? नगर के बारे में पढ़ेंगे। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र होता था। सभी जो भी कार्य होते थे उसका केंद्र, मेन सेंटर क्या होता था? नगर होता था, ठीक ना? पुराने नगरों में रोपड़ जो कि पंजाब में है, भगवानपुरा हरियाणा में है, रोजदी गुजरात में है तथा मथुरा उत्तर प्रदेश में है, महत्वपूर्ण नगर थे उस समय के, ठीक? ये सब महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन थे? कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है।
पहला रोपड़ पंजाब में, और भगवानपुर पूरा हरियाणा में, रौंदी आपका गुजरात में, और मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन नगर मथुरा कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। ठीक है, प्राचीन नगर जो पुराना नगर मथुरा है उत्तर प्रदेश में, वह कृष्ण भगवान की क्या है, जन्म स्थान है। मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मथुरा नगर को एक महान नगर लिखा है। मेगास्थनीज जो सेलुकस का राजदूत था, ठीक ना, वो उसने अशोक सम्राट के बारे में भी लिखा था। हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। अगर आप नहीं पढ़े हैं वो अध्याय तो आप पिछले अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मथुरा नगर को बहुत महान नगर लिखा है। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। ठीक है ना, यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनती है थी। इस नगर में सुनार, लुहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले लोग भी थे। व्यापारी नगर में रहते थे। व्यापारी नगर में ही रहते थे। मथुरा के लोग दूर दूर जाकर व्यापार करते थे। ठीक है ना, हर्षवर्धन के शासन काल में भी मथुरा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। हर्षवर्धन का जब शासन काल था उस समय मथुरा जो है वो सूती वस्त्र का बहुत बड़ा क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ठीक, कुषाण शासक कनिष्ठ था ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक, जिसका उल्लेख कलहन के राज तरंगिनी से मिलता है। ठीक, यहाँ पर कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया था। ठीक है ना, कुषाण के शासक कनिष्ठ ने क्या किया था, कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कलहन के राजतरंगिनी से मिलता है। ठीक, यहाँ कनिष्क के कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया गया था। ओके, बेरी गाजा बंदरगाह, इसके बारे में जानते हैं। बंदरगाह क्या होता है, जो समुद्र तट में जहाँ जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। बेरी गाजा भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। भारत के पश्चिम तट पर मतलब कह सकते हैं इधर, ये जो भारत का मानचित्र है मान के चलिए, ठीक है, तो पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। ठीक ना, भारत के पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। इसे भड़ोच के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी एशिया का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। पश्चिमी एशिया का जितना भी ज्यादातर व्यापार कहाँ से होता था, इसी बंदरगाह से होता था। कौन से बंदरगाह से, बेरी गाजा बंदरगाह से। ठीक है ना, यहाँ से मदिरा, क्या क्या का व्यापार होता था, मदिरा का होता था। ठीक है ना, शराब का, ठीक, तांबा का, मूंगा का, पुखराज, शिलाजीत का, कांच का, सोने का, चांदी का, ये सब का क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है ना, सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था। आयात मतलब वहां से मंगवाया जाता था। ठीक है, यहाँ से मसाले, देखिए बाहर से क्या क्या मंगाए जाते थे, यहाँ से मदिरा, तांबा, मूंगा, पुखराजा, शिलाजीत, कांच, सोने एवं चांदी की मुद्राओं का क्या किया जाता था, आयात मतलब मंगाया जाता था। और यहाँ से क्या दिया जाता था, यहाँ से मसाले, हीरे, नीलम, रत्न एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था। निर्यात मतलब भेजा जाता था। ठीक है, ये सब चीज भेजा जाता था, और ये सब चीज क्या जाता था, मंगवाया जाता था। ठीक है ना, आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब भेजना। आरंभिक काल के अन्य बंदरगाह की सूची बनाइए। आरंभिक काल में कौन कौन से बंदरगाह हैं उनकी सूची बनाना है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण तिथियां। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पहले हुई। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले कितने साल पहले हुआ, 3000 साल पहले हुआ। ठीक है, 3000 साल पहले हम लोग लोहे का प्रयोग कर चुके थे। स्टार्ट। तमिल साहित्य संगम की रचना की शुरुआत कब हुई थी, 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है ना, कुषाणों की राजधानी की स्थापना 2000 साल पहले हुई। कुषाणों की जो राजधानी की स्थापना कब हुई, 2000 साल पहले हुई। आगे, अरिका मेंडू सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक ना, अरिका मेंडू सूक्ष्म निरीक्षण था। अरिका मेंडू एक ऐतिहासिक स्थल है, एक ऐतिहासिक मतलब बहुत पुराना क्या है, जगह है। यह स्थल पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पांडुचेरी से कहाँ स्थित है, 3 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। ठीक, दक्षिण में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अरिका मेंडू पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था। ठीक, इससे यह पता चलता है कि यह बहुत अच्छा व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ पर व्यापार के लिए बहुत अच्छा बंदरगाह था। ठीक है ना, बंदरगाह मतलब मैंने बता दिया जहाँ जहाज रुकते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1945 ईस्वी में यहाँ के कुछ स्थानों पर उत्खनन मतलब खोद किया था, जहां से रोमन ग्लास मिला, रोमन लैंप मिला, मतलब रोमन देश के। ठीक है ना, रोम के क्या क्या मिले, ग्लास मिले, लैंप मिले, इत्यादि सामान प्राप्त हुए। कैसे हुए, क्योंकि यहाँ व्यापार होती थी, बहुत प्रसिद्ध व्यापार का बंदरगाह था, तो रोम से शायद लाए गए होंगे और यहाँ उसका अवशेष मिला। ठीक है, अब देखिए, उत्खनन से प्राप्त सामानों के आधार पर अरिका मेंडू का चीन, मलाया और रोम के साथ व्यापारिक संबंध का भी पता चलता है। ठीक है, अरिका मेंडू का किसे किसे व्यापारिक संबंध का पता चलता है, चीन का, मलाया का और रोम के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अरिका मेंडू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में
पेडोक नाम से जाना जाता है। ठीक, अरिकामेंडी को क्या नाम, कौन सी नामक पुस्तक में क्या नाम से जाना जाता है? अरिकामेंडी को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है ना, एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडोक नाम से जाना जाता है। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, मतलब वस्तुओं को भेजा और लाया जाता था बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों के पसंद की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। यहाँ क्या कहता था, रोमन निवासी जो होते थे, रोमन देश के जो रहने वाले व्यक्ति होते थे, उनके पसंद से वस्तु का निर्माण भी होता था, वस्तु को बनाया भी जाता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तन, यहाँ से क्या क्या पाया गया है? रोमन मिट्टी के बर्तन पाया गया है, माला के दानों और कांचों एवं पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के रोमन शासक आगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं। ठीक है, जो भी सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं वे रोमन शासक आगस्टस और टाइबेरियस के समय के हैं, जिससे प्रतीत होता है कि रोमन लोग माल का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं से चुकाते थे। ठीक है, रोमन लोग क्या से चुकाते थे? ना चांदी से, ना लोहे से, ना सिल्वर से, क्या से? डायरेक्ट सोना से चुकाते थे। ठीक ना, ओके। अब याद रखने योग्य बातें क्या क्या है? कब्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेव। हलवाहा को प्लग मैन कहते हैं। ठीक है, सिक्के को कॉइन्स कहते हैं, गहना को ज्वेलरी कहते हैं, वलय को मतलब रिंग वेल, नगर को सिटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास। अब बनाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितना वर्ष पहले हुआ? 3000 साल पहले हुआ। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वलालय। ठीक है, विलेला। ठीक है ना, विलेला कहा जाता था। अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में क्या मिला? क्या मिला? एक वलय कूप मिला। ठीक ना, जो कि जिसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग वेल। ठीक, रोपड़ खाली स्थान में बसा है। कहाँ बसा है? पंजाब में। अरिकामेंडू प्राचीन खाली स्थान था। क्या था? व्यापारिक स्थल था। ठीक ना, देखिए अभी हमने पढ़ा था सूक्ष्म निरीक्षण था। ठीक ना, ऐतिहासिक स्थल है। अरिकामेंडू एक ऐतिहासिक स्थल है। क्लियर है? अगला प्रश्न, बंदरगाह भी कह सकते हैं। अरिकामेंडू एक प्राचीन बंदरगाह था। अगला क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राम भोज किसे कहा जाता था? ग्राम भोज किसे कहा जाता था? जो उत्तर भारत के जो बड़े किसान होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, उन्हें ग्राम भोजक कहते थे। ठीक है, संगम साहित्य किसे कहा जाता है? संगम साहित्य किसे कहा जाता है? संगम साहित्य किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ संगम साहित्य कहा जाता है। इन ग्रंथों की रचना मदुरै में आयोजित सभाओं में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ कृष्ण की जन्म स्थल भूमि थी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये एक क्या था? ये एक ऐसा नगर था जिसमें सभी चीज़ें मिलती थी। ठीक ना, सभी तरह के लोग रहते थे यहाँ। अरिकामेंडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, यह कैसे पता चलता है? क्योंकि रोम की बहुत सी वस्तुएं वहाँ मिलती है। बेरी गाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? बेरी गाजा जो बंदरगाह है वो किन किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है ना, बेरी गाजा में क्या क्या लिया जाता था और आयात किया जाता था, निर्यात किया जाता था? बेरी गाजा बंदरगाह में देख सकते हैं कि आयात किया जाता था क्या क्या का? मदिरा, तांबा, मूंग, ये सब का। और निर्यात किया जाता था मसाले, हीरे, नीलम, रत्न, ये सब का निर्यात किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बेरी गाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग व्यापार कैसे करते होंगे? जब बेरी गाजा बंदरगाह नहीं था तो लोग कैसे व्यापार करते थे होंगे? अन्य बंदरगाहों का प्रयोग करते थे होंगे। ठीक ना, या स्थलीय व्यापार मार्ग से, जैसे कि जो जमीन से जाया करते थे होंगे। ठीक ना, या नदी के मार्ग से जाया करते थे होंगे, या कम व्यापार और स्थानीयकरण, मतलब या कम व्यापार होता था होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य था, कैसे? ठीक है, कैसे था उसको देखिए। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है क्योंकि यह एक लंबी कथात्मक कविता है जो एक मुख्य नायक और नायिका के जीवन और उनके भाग्य के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, इसमें विस्तृत विवरण, मतलब अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके विवरण और विभिन्न अलग अलग पात्र सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में, मतलब पहलुओं का चित्रण करती है। ठीक है, पहलुओं के बारे में बताती है। नैतिकता और न्याय के विषय पर जोर दिया जाता है। इसकी विशालता, नाटकीयता और गहरे भावनात्मक प्रभाव के कारण इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसकी विशालता, नाटकीयता और गहरे भावनात्मक प्रभाव के कारण इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कि मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी क्यों बनाई गई? कुषाणों की दूसरी राजधानी क्यों बनाई गई मथुरा को? वो इसलिए बनाई गई, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति वैसी थी। ठीक है, मथुरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, रास्ता था जो उत्तर भारत और दक्कन को जोड़ता था। ठीक, धार्मिक महत्वपूर्ण क्या थे? यहाँ धार्मिक केंद्र था जहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के केंद्र थे, जिसमें कुषाण शासकों को धार्मिक वैधता प्राप्त करने की में मदद मिली। सांस्कृतिक महत्व भी था, मथुरा कला और संस्कृति का केंद्र भी था। ठीक है ना, यहाँ मथुरा कला शैली
विकसित हुई, जो कृषकों कुषाणों के शासनकाल में फली फूली। ठीक, अगला प्रश्न क्या है देखिए, आइए करके देखें, है ना। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न कार्य करते देखते होंगे, है ना। आप अपने आसपास लोगों को अलग अलग कार्य करते देखते होंगे। उन गतिविधियों की एक सूची बनाइए। क्या करना है, आप क्या क्या लोग क्या क्या काम करते हैं उनकी एक सूची बनाना है। इसमें से उस गतिविधि की पहचान कीजिए और उन आपको एक गतिविधि का पहचान करना है जिसका उल्लेख इस पाठ में नहीं हुआ हो, और आपको उस गतिविधि का पहचान करना है जिसका प्रयोग इस पाठ में नहीं हुआ हो। ठीक है, जैसे कि खेती करना तो इस पाठ में था, दुकान चलाना नहीं था, शिक्षण करना नहीं था, ठीक है, निर्माण करना, कुछ भी चीज़ बनाना, है ना, परिवहन करना, गाड़ी चलाना, ठीक है, पशुपालन करना, चिकित्सा, ठीक, कलाकारी, सरकारी सेवाएं, साफ सफाई आदि नहीं थे। ओके, क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।